गुड मॉर्निंग। आज हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेंगे और कल तक अपन ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो अब स्पेसिफिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स किस प्रकार से की जाती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस ऑपरेटर बिल्ट इन टाइप का ऑपरेटर है और ये यूनरी के रूप में भी यूज़ किया जाता है, बाइनरी के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इफ दिस माइनस ऑपरेटर इज यूज एज ए यूनरी, तो व्हाट हैपन्स, जिस भी ऑपरेंड के आगे ये माइनस लगता है उस ऑपरेंड की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ये तो हमारा कोई बिल्ट इन टाइप का डेटा है, उसके लिए यूनरी ऑपरेटर ये काम कर रहा है। अगर हम इस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करें तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को नेगेटिव करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की कोई सिंगल वैल्यू को नेगेटिव नहीं किया जा रहा। ऑब्जेक्ट में कंटेन नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स, तो प्रत्येक डेटा मेंबर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? तो फर्क है इसमें, कहाँ सिंगल वैल्यू को नेगेटिव करना और कहाँ नंबर ऑफ वैल्यूज को नेगेटिव करना। इसके लिए अपन एक प्रोग्राम देखते हैं और उस प्रोग्राम से अपन को पता पड़ेगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को नेगेटिव किया जाएगा। क्लास स्पेस दीज आर 3 डेटा मेंबर्स, गेट डेटा INT A, B और C। void display, void ऑपरेटर माइनस ये हमारी क्लास की डेफिनेशन खत्म। तो यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन का अपन ने गेट डेटा बनाया, एक मेंबर फंक्शन डिस्प्ले बनाया और एक ऑपरेटर माइनस यानी कि माइनस को ओवरलोड किया। void स्पेस गेट डेटा INT A, INT B, INT C। इसकी डेफिनेशन x बराबर A, y बराबर B और z बराबर C। void स्पेस इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्प्ले void
सी आउट सी आउट, सी आउट वाई का मान, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर सी आउट जेड का मान, फिर ब्लैंक स्पेस, यह न्यू लाइन। अब वॉइड स्पेस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर माइनस x बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस वाई और z बराबर माइनस जेड। ये अपन ने तीनों मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन दे दी। INT मेन फंक्शन में आ जाइए। स्पेस एस डॉट गेट डेटा 10, -20 और 30, ये वैल्यू सप्लाई कर दी। सी आउट लेस देन डबल कोट में एस कॉलन साइन डबल कोट बंद और एस डॉट डिस्प्ले को बुला के इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ खाली अपन ने लिखा माइनस एस, सी आउट लेस देन बैक स्लैश एन एस कॉलन साइन डबल कोट बंद, अब एस डॉट डिस्प्ले रिटर्न 0 और बेस क्लोज। अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे स्पेस क्लास के 3 डेटा मेंबर्स थे, एक्स वाई जेड। इन तीनों मेंबर्स की वैल्यूज़ को अपन गेट डेटा से भी ले सकते हैं, क्योंकि गेट डेटा जब भी इन्वोक होगा बाहर से ए बी सी का मान लेगा और ए का मान एक्स को असाइन कर देगा, बी का मान वाई को और सी का मान जेड को, यानी कि ये एक्स के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को क्रिएट कर देगा। अब डिस्प्ले क्या करेगा, एक्स का मान ब्लैंक स्पेस, वाई का मान ब्लैंक स्पेस, जेड का मान डिस्प्ले कर देगा एक लाइन में। और यहाँ पे ऑपरेटर माइनस जो फंक्शन है ये क्या करेगा, क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन है तो क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसलिए x बराबर माइनस एक्स, वट एवर द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, y बराबर माइनस वाई, वाई की वैल्यू को नेगेटिव लगा के चेंज कर देगा। इसी प्रकार से z की वैल्यू को माइनस लगा के चेंज कर देगा, यानी कि ऑपरेटर माइनस एक्स क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को नेगेट करने का काम करेगा। नाउ कमिंग टू द मेन फंक्शन, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। स्पेस एस, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, कौन सी क्लास का, स्पेस क्लास का। उसके बाद एस डॉट गेट डेटा 10, -20 और 30, यानी कि इस फंक्शन को बुलाया, 10 इसको मिल गया, -20 इसको मिल गया, 30 इसको मिल गया, एक इसको असाइन हो जाएगा। ये आपका एस ऑब्जेक्ट, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 10, वाई की वैल्यू कितनी होगी -20 और जेड की वैल्यू कितनी होगी 30, क्योंकि स्पेस को किसने कॉल किया है, सॉरी गेट डेटा को किसने कॉल किया, एस ने। तो एस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जेड मेंबर की वैल्यू चेंज हो गई, बन गई। अब नेक्स्ट लाइन में मैसेज आ रहा है एस कॉलन साइन एस डॉट डिस्प्ले, इसके जरिए डिस्प्ले को बुला रहे हो। तो एक्स का मान कितना है 10, ब्लैंक स्पेस -20 ब्लैंक स्पेस 30। अब ये क्या कह रहा है माइनस एस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। माइनस एस का मतलब जैसे सिंपल हम करते हैं ना कि एक्स अगर एक सामान्य वेरिएबल है तो माइनस एक्स करने से उस एक्स वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसी प्रकार से एस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके आगे माइनस लगा दिया तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये इट इज इन्वोकिंग
एस डॉट ऑपरेटर माइनस इस फंक्शन को इन्वोक कर रहा है। क्लियर? तो एस के एक्स का मान क्या हो जाएगा? एस के एक्स की वैल्यू के साथ नेगेटिव, यानी कि ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। y इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस 20 से वो कितनी होगी? प्लस 20, और z इज इक्वल टू माइनस जेड, यानी कि ये कितना होगी? माइनस 30। अब सी आउट, अगली लाइन में एस कॉलन, वही x की वैल्यू -10, 20 और -30। तो इस तरह से अपन ने देखा कि अपन चेंज कर सकते हैं। अब अगर यही बात, ये जो ऑपरेटर फंक्शन है ये क्लास का मेंबर फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की संख्या निल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल होगा। लेकिन अगर यही फ्रेंड फंक्शन होता तो फ्रेंड फंक्शन को क्या करना पड़ता? void ऑपरेटर माइनस स्पेस एम्परसेंड एस, एस डॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस एस डॉट एक्स, एस डॉट वाई इज इक्वल टू माइनस एस डॉट वाई, और एस डॉट जेड बराबर माइनस एस डॉट जेड। ये लिखना पड़ता, चीज वही है, माइनस एस। तो ये क्या हो रहा है? यहां पे कॉलिंग कैसे हो रही है? यहां पे कॉलिंग इस प्रकार से हो रही है, ऑपरेटर माइनस पैरेंथेसिस में एस। नाउ सी द डिफरेंस। यहां पे तो अपन ने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा था, लेकिन यहां पे अपन ने एक आर्ग्यूमेंट भेजा है, यानी कि कैपिटल एस का अलियास कौन बन गया? एस, रेफरेंस आ गया। तो ये उस एस के एक्स का मान नेगेटिव कर देगा, यही छोड़ देगा वापस उसी में। इसी प्रकार से वाई के मान को, इसी प्रकार से जेड के मान को नेगेट करके उसी में छोड़ दिया। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट कहानी सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर हम ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं और उसे फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको इन्वोक करने के लिए उसकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, यानी कि देयर शुड बी वन आर्ग्यूमेंट एंड द आर्ग्यूमेंट शुड बी ए ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। क्लियर होगी कहानी? नोट दैट द आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय रेफरेंस। यहां पे आर्ग्यूमेंट कैसे गया है? रेफरेंस के जरिए गया है। इट विल नॉट वर्क इफ वी पास आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू बिकॉज ओनली ए कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट एक्टिवेटेड द कॉल इज पास टू ए ऑपरेटर माइनस फंक्शन। ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने रेफरेंस नहीं पास किया होता, खाली आपने ऑब्जेक्ट लिखा होता और रिसीव करने वाला भी ऑब्जेक्ट ही होता, तो उसकी कॉपी मिलती। तो इसने जो परिवर्तन किया होता वो किस में किया होता? कॉपी में। और यहाँ से आप कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हो तो वहाँ कुछ पहुँचेगा नहीं, यानी कि इट विल नॉट सॉल्व योर पर्पस। इसलिए ऑलवेज कीप इन माइंड कि वेन एवर यू आर इन्वोकिंग ए ऑपरेटर फंक्शन विच इज डिक्लेयर एज ए फ्रेंड ऑफ द क्लास, ऑलवेज पास द आर्ग्यूमेंट ऑफ द सेम क्लास। और सेम क्लास का क्या? ऑब्जेक्ट, यानी कि पास बाय रेफरेंस होना चाहिए। नाउ कमिंग ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स। ये तो था हमारा यूनरी। अब अगर हम बाइनरी बनाना चाहते हैं, बनाना क्या मतलब? बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं, तो व्हाट विल हैपन? हाउ इट विल बी डन? हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास्ड? You should know it better.
The same mechanism which we applied in unary can be used to overload a binary operator. देखिए, अगर हमारे पास में दो प्राइमरी डेटा टाइप के वेरिएबल है ए और बी, तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को जोड़कर एक सिंपल एडिशन कर देगा। लेकिन ए और बी अगर मान लीजिए किसी क्लास के ऑब्जेक्ट है और सी भी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, तो क्या मतलब है कि ए ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स उधर बी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स क्रॉसपॉन्डिंगली ऐड होंगे और वो किसको असाइन होंगे, सी के क्रॉसपॉन्डिंग मेंबर्स को असाइन होंगे। यानी कि यहाँ पे काम बढ़ गया। तो यहाँ पे प्लस विल बी ट्रीटेड एज ए बाइनरी ऑपरेटर, इसे हम ओवरलोड करना चाहेंगे। यानी कि कुछ इस तरह कि सी इज इक्वल टू सम ए प्लस बी। यहाँ पर ने एक फंक्शन बनाया था सम, क्लियर, ए प्लस बी नहीं, ए कॉमा बी, दो ऑब्जेक्ट पास किए थे और सम ऑब्जेक्ट ने एक इसी क्लास फंक्शन ने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था। तो सी और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेम क्लास के होने की वजह से असाइन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हम नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ प्लस को ओवरलोड किस तरह से किया गया है उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास कॉम्प्लेक्स फ्लोट एक्स कॉमा वाई public complex, this is a default constructor, complex float real float IMAG। यही इसकी डेफिनेशन दे दी कि x बराबर तो रियल और y बराबर IMAG। फंक्शन खत्म। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट, void डिस्प्ले पैरेंथेसिस में void, ये हमारी क्लास खत्म। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स सी, कॉम्प्लेक्स टेम्प डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डॉट एक्स, टेम्प डॉट वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी डॉट वाई, और टेम्प डॉट जेड बराबर, सॉरी है ही नहीं, दो ही है, जेड दो वाई है। यहाँ से रिटर्न कर दिया किसको, टेम्प को। वॉइड कॉम्प्लेक्स स्कोप रीजन ऑपरेटर डिस्प्ले वॉइड सी आउट लेस देन एक्स लेस देन डबल कोट प्लस जे लेस देन
y लेस देन बैकस्लैश n, खत्म। अब आ जाइए INT मेन पे। कॉम्प्लेक्स C1 C2 C3 तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। C1 बराबर कॉम्प्लेक्स 2.5 और 3.5, C2 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 1.6 2.7। नाउ C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। नाउ C आउट लेस देन C1 बराबर डबल कोट बंद C1 डॉट डिस्प्ले, C आउट C2 बराबर C2 डॉट डिस्प्ले। नाउ C आउट लेस देन C3 बराबर C3 डॉट डिस्प्ले, रिटर्न 0, ब्रेस क्लोज मेन का। नाउ यू कैन सी हियर, मेन में जाते हैं तो C1 C2 C3 तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। C1 C2 और ये आपका C3। तो ये यहाँ पे x का मान 0.0, y का मान 0.0 सेट हो जाता है। इसी प्रकार से y का भी x 0.0 y 0.0। आप पूछोगे ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है? ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम आ रहा है। अब C1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, राइट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नाम के फंक्शन की कॉल हो रही है। वेयर इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन? तो भैया 2.5 किसको मिल गया? रियल को। और 3.5 किसको मिल गया? IMAG को। तो x का मान कितना हो गया? 2.5 और y का मान कितना हो गया? 3.5। क्योंकि यहां पे रिटर्न तो किया नहीं जा रहा है, तो किसके जरिए बुलाया जा रहा है? C1 के जरिए। ये कॉल कैसे हो रही है? C1 डॉट कॉम्प्लेक्स 2.5 और 3.5। तो ये C1 के x और y के मान जनरेट हो गए। तो C1 के x का मान कितना हो गया? 2.5 और इसका मान हो गया 3.5। इसी प्रकार से C2 डॉट कॉम्प्लेक्स 1.6 और 2.7। C2 के x का मान कितना हो गया? 1.6 और y का मान कितना हो गया? 2.7। अब यहां लिखा जा रहा है C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि C1 डॉट कॉम्प्लेक्स C2, ये फंक्शन की इन्वोकिंग हो गई। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन ऑपरेटर प्लस कॉल हो गया। ठीक, क्योंकि यहां पे ऐसा ही है, क्योंकि प्लस की जगह पे क्या आएगा? सॉरी, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, यहां आएगा ऑपरेटर प्लस पैरेंथेसिस में C2। तो C2 का रेफरेंस कौन बन गया? C। अंदर एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स, टेम्परेरी के x का मान बराबर x। ये x किसका? C1 का। और ये किसका? C2 का x। वो 2.5 और 1.6
4.1, ये किसका हो गया? टेम्परेरी का x। इसी प्रकार से टेम्परेरी का y इक्वल टू वाई प्लस सी डॉट वाई, ये y किसका है? C1 का। C1 का y कितना है? 3.5 प्लस सी डॉट वाई, ये किसका हो गया? C2 का। C2 का y कितना है? 2.7। 7 और 5 12, 2 3 5 6.2। ओके, अब कह रहा है रिटर्न टेम्प, यानी कि टेम्प को लौटा दो, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा? टेम्प आ गया, तो टेम्प का x किसको मिल जाएगा? C3 के x को, और वो कितना हो गया? 4.1। टेम्प का y C3 के y को, C3 का y कितना है? कितना बनाया था अपन ने? 6.2। अब C1 इक्वल टू C1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले कहाँ गया? ये रहा। तो C1 बराबर C1 बराबर x किसका? C1 का, क्योंकि C1 के जरिए कॉल हो रहा है 2.5 प्लस j, और y का मान कितना है? 2.5 जो भी है, 3.5। नेक्स्ट लाइन C2 बराबर 1.6 प्लस j 2.7, C3 इज इक्वल टू C3 का 4.1 प्लस j 6.2। ये देखिए आपने तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, यानी कि वेक्टर को डिस्प्ले कर दिया। तो समझने वाली बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि जब हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उस बाइनरी ऑपरेटर के लिए जो ऑपरेटर फंक्शन लिखा जाता है वो उस क्लास का मेंबर फंक्शन हो सकता है। जब क्लास का मेंबर फंक्शन है तो उसे इन्वोक करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट कम से कम पास होना चाहिए जो कि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ये दूसरी उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए तो इन्वोक होगा, जैसे यहाँ हो रहा है C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 के जरिए इन्वोक हुआ ऑपरेटर प्लस, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस के रूप में पास कर दिया। क्लियर? अब अगर यही फ्रेंड फंक्शन होता तो अपन को क्या करना पड़ता? C1 और C2 दोनों को एज ए रेफरेंस के रूप में पास करना पड़ता, क्योंकि फंक्शन वहां पे डायरेक्ट इन्वोक होगा, क्योंकि वो क्लास का फ्रेंड है तो फ्रेंड तो डायरेक्ट कॉल होता है, लेकिन फ्रेंड उस क्लास के डेटा मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए उसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जरिए उन मेंबर की वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो C1 C2 को यहाँ रेफरेंस करना पड़ता। सो दिस इज द थिंग वी शुड नोट फॉलोइंग फीचर्स। इट रिसीव्स ओनली वन कॉम्प्लेक्स टाइप आर्ग्यूमेंट एक्सप्लिसिटली, it returns a complex type value, and it is a member function of a complex. As a rule, in overloading of binary operators, the left hand operand is used to invoke the operator function and the right hand operand is passed as an argument. Okay, ये बात आपने दिमाग में रख लीजिए। जब कभी हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो उसके लिए जो ऑपरेटर फंक्शन बनाया जाएगा उसको इन्वोक करने के लिए उस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड का जो ओपेरेंड होगा उससे तो इन्वोक होगा, और जो राइट हैंड साइड का ओपेरेंड होगा वो एज ए आर्ग्यूमेंट के रूप में उसे पास किया
जाएगा। ठीक है जी, इसमें आगे है ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स यूजिंग फाइंड फंक्शन। इसे हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसको तरीके से एक बार गो थ्रू हो जाइए और रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।